गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नेमली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसको गेल-लुसाक्स लॉ भी बोलते हैं। ये 5 लॉज हमारे पास होते हैं। जो फर्स्ट 2 लॉज हैं वो तो बिल्कुल बेसिक लॉज होते हैं, वो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो 3 हैं वो मुश्किल नहीं है ज़्यादा, बट थोड़े टिपिकल होते हैं, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अब देखते हैं वन बाय वन हर लॉ को कि ये किसने दिया है, ये क्या स्टेट करता है, और इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसने दिया था? एंटोइन लेवोइजियर ने। और ये क्या स्टेट करता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मैटर को खुद से बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और केमिकली और फिजिकली जो चेंजेस होते हैं उनके विद रिस्पेक्ट में हम इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे आइस मैंने किसी बीकर में ली है, उसको मैं हीट करके मेल्ट कर रही हूँ, या फिर वो सिंपली मेल्ट हो चुकी है। एक बीकर में मैंने आइस ली हुई है, तो जब वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने से पहले जो उसका वेट होता है उतना ही वेट उसका मेल्ट होने के बाद होता है। दैट इज़ टोटल वेट चेंज इज़ ज़ीरो। वेट में कोई भी चेंज नहीं आता है। बट कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ अमाउंट जो है मास का वो कम हो जाता है। जैसे हम कैंडल बर्न करते हैं, जब वो कैंडल बर्न होती है तो हमारे पास जो लास्ट में एंड में जो मेल्टेड सब्सटेंस बचता है वो कम अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट कैंडल। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से मतलब मेल्ट ही हुई है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। जितना भी मास लॉस्ट होता है उसका सब्सटेंस का। और ये जो इक्वेशन थी ये किसने निकाली थी? ये जो रिलेशनशिप है आइंस्टीन ने, और उसने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल्स टू mc²। यानी जितना मास लॉस्ट हुआ है हमारे पास सब्सटेंस का वो, और साथ में वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो जो मॉडिफाइड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का, वो क्या है? मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, बट जो टोटल सम होता है मास और एनर्जी का किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो टोटल मास है हमारे पास, टोटल सम मास और एनर्जी का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये किस इक्वेशन से हम करते हैं इसको प्रूव? आइंस्टीन इक्वेशन विच इज E इज इक्वल्स टू mc²। सो दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट ने, जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से ही बना होगा। कोई भी एक फिक्स्ड मैंने कंपाउंड ले लिया तो वो हमेशा ही सेम एलिमेंट से बना होगा, जो कि सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइंड होंगे। उनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे ये है प्योर वाटर लिया मैंने, कहीं से भी लिया, चाहे इंडिया से लिया, चाहे अमेरिका से लिया, चाहे रशिया से लिया, और किसी भी सोर्स से लिया, चाहे मैंने रिवर से लिया, लेक से लिया, लेकिन होना चाहिए प्योर। तो वो हमेशा ही किससे बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा बाय सिंपल रेशो। और अगर मासेस की रेशो देखूँ मैं, 2 हाइड्रोजन है, उनका मास कितना होगा? दोनों का ही 2, क्योंकि एक का 1 होता है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ये क्या बनेगा? 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इसी रेशो में कंबाइंड होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वाटर तभी बनेगा, ऐसे ही बना होता है हमेशा, चाहे कहीं का भी प्योर वाटर हो वो। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. Okay, this is second law.
नाउ थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ किसने दिया था? डाल्टन ने। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि टू एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, जो मास होगा एक एलिमेंट का जो कि फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट से, वो हमेशा उन दोनों में, मतलब उन दोनों कंपाउंड्स में उस एक एलिमेंट की जो रेशो होगी वो एक सिंपल नंबर्स में होगी, सिंपल रेशो होगी। मान लो मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं AB और AC, दोनों में क्या कॉमन है? A। तो इन दोनों में जो A की रेशो होनी चाहिए, A के जो मासेस की रेशो होगी वो क्या होगी? सिंपल होगी। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। कार्बन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी तरह से बनती है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। मैंने ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं की हुई है फिलहाल, बट बनती है इसी तरह से ही है। कार्बन ही कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या है? कार्बन कितनी प्रेजेंट है? 1। हमें सबस्क्रिप्ट देखना होता है। कार्बन के पैरों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स उसका सबस्क्रिप्ट क्या है? 1। ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट क्या है? 2। कार्बन का मास कितना होता है 1 यूनिट का? 12। ऑक्सीजन के 1 यूनिट का मास कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं तो 16 इंटू 2 32। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 32। तो इनकी रेशो क्या है? 12:32 या 12:32 भी बोल सकते हो आप। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो, दोनों के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स दोनों ही 1 प्रेजेंट है। कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 1। तो कार्बन का जो 1 यूनिट का मास है वो कितना है? 12। ऑक्सीजन के 1 यूनिट का मास कितना है? 16। तो यहाँ पर ये किस रेशो में? 12:16। अब इन दोनों कंपाउंड्स में कॉमन क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट कॉमन है, तो हमें उन दोनों में, मतलब इन दोनों में हमें ऑक्सीजन की जो रेशो है, रेशो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमें देखनी है। वो हमेशा सिंपल रेशो आएगी। अब देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है? 16। तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 16 1s आर 16, 16 2s आर 32। तो ये आ गया 2:1। तो ये सिंपल रेशो आई मेरे पास, कोई मेरे पास रेसिप्रोकल में नहीं आया, कुछ भी डेसिमल में नहीं आया। तो ये क्या होती है? हमारे पास सिंपल रेशो में ही आती है। देयरफॉर masses of oxygen which combine with a fixed mass of carbon in carbon dioxide and carbon monoxide are 32 and 16 respectively and possess a simple ratio with each other. Okay, this is third law. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये लॉ किसने दिया था? रिच्टर ने। ये क्या स्टेट करता है? द रेशो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either same or some simple multiple of the ratio in which A and B combine directly with each other. क्या कहना चाहता है वो इस स्टेटमेंट से? देखो, हमारे पास A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, A ने C के साथ कंबाइन किया, क्या बना दिया? AC। B ने C के साथ कंबाइन किया, क्या बना दिया? BC। मान लो ये किसी भी XY किसी भी रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, A और C आपस में, और B और C भी कंबाइन कर रहे हैं किसी रेशो में। तो जो हमारे पास ये A और B है, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो जो रेशो आएगी या तो वो इन्हीं के जैसी आएगी, मतलब ये तीनों रेशोज होंगी या तो सेम होंगी या सिंपल मल्टीपल होंगी एक दूसरे का। समझ रहे हो इस चीज़ को? दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट ने तीसरे के साथ रिएक्शन किया, बना दिया कंपाउंड। दूसरे ने भी तीसरे के साथ किया, और पहले ने फिर दूसरे के साथ जब रिएक्शन किया तो एक और कंपाउंड बना। तो जिस रेशो में ये आपस में कंबाइन कर रहे थे किसी तीसरे एलिमेंट से और खुद से कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से,
तो वो जो रेशोज़ आएंगी दोनों या तो वो सेम होंगी या सिंपल मल्टीपल होंगी किसी नंबर का। ठीक है, अब ये देखो आगे एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है मेरे पास और एक तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मीथेन CH4, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगी तो क्या बनेगा, वाटर H2O। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ही बॉन्ड बना ले तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहाँ पर ले लिया, वैसे मोनोऑक्साइड भी बन सकता है बट मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। ठीक है, अब CH4 में देखो कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, कार्बन के सबस्क्रिप्ट में है 1, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में है 4, 1:4। मास कितना होता है एक यूनिट का कार्बन के, 12। हाइड्रोजन के एक यूनिट का मास होता है 1 और 4 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4। फिर उसके बाद वाटर में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2:1 इस रेशो में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का मास यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों ही यूनिट्स का 2 और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि एक ही यूनिट प्रेजेंट है। अब देखो ये रेशोस, यहाँ पर ये देखो रेशो क्या बनेगी, ये 3:1, ये वाली रेशो यही बनेगी 3:1। 4 से मैंने कैंसिल कर दिया, 4 1s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी 1:8, 2 1s are 2, 2 8s are 16। फिर CO2 में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 2, एक यूनिट का मास कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 2 यूनिट्स का मास 32। तो इनको कैंसिल करोगे तो ये क्या आएगी 3:8। अब ये देखो यहाँ पे ये थी 3, कार्बन की जो रेशो थी वो कितनी थी, मतलब कार्बन का अगर मैं पार्ट देखूँ तो कितना आया था 3, ऑक्सीजन का यहाँ पे मैं पार्ट देखूँ वाटर में तो कितना आया 8, और यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है 3:8। तो या तो ये रेशो जो आती है सेम आती है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जैसे सेम आई है बिल्कुल, या फिर किसी नंबर का मल्टीपल आती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लास्ट वाला जो पार्ट है वो समझ नहीं आया है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो जो मेरे पास रेशोज़ आई थी 12:4 आई थी मेरी मीथेन के लिए, तो मैंने उसको लिख दिया 3:1, क्योंकि मैं कैंसिल कर सकती हूँ, अगर मेरी दोनों साइड जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो सकती हैं तो मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही जो वाटर की आई थी वो कितनी आई थी 2:16, उसको भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये कितनी आ गई 1:8। अब देखो ये इस तरफ राइट हैंड साइड पर मैंने क्या लिखा हुआ था, ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ था, यानी ये किसका पार्ट है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कार्बन का लिखा हुआ था, यानी 3 किसका पार्ट है कार्बन का। ठीक है, तो अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशो आई है क्या वो सेम नहीं है, सेम है ना, कार्बन की रेशो ऑक्सीजन के साथ वही आई है 3:8। तो ये रेशो जो है हमारे पास या तो सेम आ जाती है या कोई नंबर की मल्टीपल आ जाती है। ठीक है, ये था 4th लॉ। अब देखते हैं 5th लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। ये किसने स्टडी किया था, गे-लुसेक ने। ये क्या स्टेट करता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो वो हमेशा सिंपल रेशो में ही कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ। कोई रेसिप्रोकल में रेशो नहीं होती, कोई डेसिमल में नहीं होती, सिंपल रेशो में ही ये आपस में कंबाइन करती हैं। और प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट में भी अगर उनकी हम रेशो देखें तो वो भी क्या होगी सिंपल रेशो, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट क्या है गैसेस है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही होनी चाहिए, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिमिलर कंडीशंस में होनी चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन। अब जैसे ये मैंने एग्जांपल यहाँ अमोनिया का लिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है अमोनिया गैस। बैलेंसिंग करोगे तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 और अमोनिया का 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो आपके पास कंपाउंड दिया होता है किसी केमिकल इक्वेशन में, जब उसको बैलेंस्ड कर लेते हो तो जो आगे नंबर्स आते हैं हमारे उन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका था 1, इसका 3 और इसका 2। तो इनकी अगर मैं रेशो निकालूं तीनों की, ये भी मेरे पास गैस है प्रोडक्ट, ये भी गैस है
और ये भी गैस है। ये तीनों ही जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, गैसेस हैं। तो 1:3:2 ये आएगी मेरी रेशो, और ये है सिंपल रेशो, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ना ही कोई हमारे पास डेसिमल में है। ठीक है, सो ये थे 5 लॉज। आज के लिए इतना ही वर्क। थैंक यू।